Hi everyone, this is your social guru Dalika Sarwal from Exemplar Point, and today we are going to discuss the most important questions from the chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe from History. Okay, so let's just proceed with the question. The question is, write a short note on the Greek War of Independence. So as you can see, this is the direct question and यहाँ पे कुछ भी हमें घुमा फिरा के नहीं पूछा गया है. बट ऐसे क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो बोलते हैं दैट मैम वी आर नॉट एबल टू मेक आवर आंसर्स इन एन इफेक्टिव मैनर. सो अगर हम बना भी लेते हैं तो हम देख के बनाते हैं, उसके बाद हम उसको याद नहीं रख पाते. सो इन दिस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि हम आंसर्स को किस तरीके से इजीली पोर्ट्रे कर सकते हैं और हम ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसी कुछ चीजें बना सकते हैं जिसके थ्रू हमें वो आंसर जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद रहे. ठीक है. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है जब आप एग्जाम में अपना आंसर लिखते हैं, दैट द स्ट्रैटेजी, दैट द प्लान, कि आप अपने आंसर को किस तरीके से पोर्ट्रे करने वाले हैं. ठीक है. सो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो इस क्वेश्चन का मैं सबसे पहले आपको मीनिंग समझा देती हूँ और इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ. यहाँ पे बात हो रही है कहाँ की? यहाँ पे बात हो रही है ग्रीस. और ग्रीस में एक रेवोल्यूशन हुआ. वो रेवोल्यूशन का नाम क्या था? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो quickly let me take you back to the historical time of Greece. Okay, and let's discuss the circumstances there. It was a part of Ottoman Empire in the 15th century. ठीक है. 15वीं शताब्दी में जो ग्रीस था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट बन गया और इसी ओटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस के लिए वहां पे रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है. सो इसके आंसर को हम किस तरीके से बनाएंगे हम देखते हैं. आप अपने आप भी इस आंसर को बना सकते हैं, अदरवाइज ये जो मेहनत है मैंने आपके लिए कर रखी है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से आप नोट्स को पढ़ सकते हैं. ठीक है. सो प्लीज सी द आंसर. आंसर को देखिए. सबसे पहले हम लिखेंगे इस आंसर में ओटोमन एम्पायर के बारे में, because Greek War of Independence was all about the independence against the Ottoman Empire. Okay, so यहाँ पे हमने लिखा rule of Ottoman Empire. In the 15th century, Greece became a part of Ottoman Empire. ये हो गया हमारा introduction. इसके बाद हमने इसके अंदर लिखा the Greek War of Independence from the year 1821 to 1829 as well as the Greek Revolution was successful. अब मेरे को ये बात पता चल गई है कि ये एक सक्सेसफुल इवेंट था गाइस. ठीक है. तो अभी घबराना नहीं है इतना बड़ा देख के कि बहुत सारा लिखा हुआ है मैम हम कैसे याद करेंगे. तो सबसे पहले हमें आंसर की आउटर कवरिंग रेडी करना है. ठीक है. आउटर कवरिंग को रेडी करने का मतलब क्या है गाइस, कि पहले आप लोग बुलेट पॉइंट्स को जो रेड कलर से हाईलाइटेड है उसको आप लोग ध्यान से रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए. तो उससे हमारा आउटर लेयर क्रिएट हो जाएगा आंसर को लिखने का. उसके बाद जब हम उसकी डेफिनेशंस पे आएंगे, जब हम उसके इंटरनल पार्ट पे आएंगे तो हमें उसके लिए कुछ कीवर्ड्स को याद करना होगा. एंड दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू हम आंसर को इफेक्टिवली लिख सकते हैं और उसको वी कैन लर्न इट, वी कैन रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, रेवोल्यूशन. सो ओटोमन एम्पायर का पार्ट होने के बाद उसको क्या प्रॉब्लम थी? ओटोमन एम्पायर से दे वर नॉट हैप्पी एंड दे वांटेड व्हाट? दे वांटेड इंडिपेंडेंस. सो इसके लिए उन्होंने क्या किया? तो सेकंड बुलेट पॉइंट आ जाता है रेवोल्यूशन का. जब आप किसी चीज से खुश नहीं है, आप उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेवोल्यूशन. और यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिया रेवोल्यूशन का. यहाँ पे आप कंटेंट में देखिए हमने क्या लिखा है, द फाइट फॉर रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्टिक इन यूरोप स्पार्क अ फाइट फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स इन 1821. फ्रांस से ये बात पहुंची यूरोप में, पूरे यूरोप में फैल गई थी ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद. और यूरोप के पूरे पार्ट में जब ये आइडियाज फैले तो ये कहां पर भी पहुंचा? ये ग्रीस में भी पहुंच गया. ठीक है. और वहीं से ग्रीक्स को आइडिया आया कि वो ओटोमन एम्पायर के खिलाफ क्या करे? अपनी वॉइस को रेज करे. ठीक है. सो they got an opportunity from the European Revolution, from the French Revolution, कि वो क्या करें? वो अपनी वॉइस को रेज कर सके. अगेंस्ट whom? अगेंस्ट द ओटोमन एम्पायर. उसके बाद देखिए क्या हुआ. It was supported by the numerous West
यूरोपियंस, ठीक है, इनको इस जो रेवोल्यूशन जो ये था इसको बहुत सारे यूरोपियंस ने भी क्या किया, सपोर्ट किया। और उन्होंने क्या कहा, देखिए, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सच एज फ्रेंच किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज द रशियन एम्पायर बैक द ग्रीक्स, ठीक है। तो फ्रेंच पीपल ने, यूनाइटेड किंगडम ने और इवन रशिया ने भी क्या किया, ग्रीस को बैकअप दिया, ठीक है, उसको पावर दी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ग्रीस का जो पावर था, जो स्टैंड था, वो काफी स्ट्रांग हो गया था अगेंस्ट द ओटोमन एम्पायर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, रूल ऑफ ओटोमन एम्पायर, ग्रीस वाज रियली नॉट हैप्पी विद द ओटोमन एम्पायर एंड देन दे स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन, और उस रेवोल्यूशन में उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया एंड they were supported by the numerous West European countries, the French area, the French kings, the Russian and the United Kingdom, etc. इसके बाद देखिए रोल ऑफ पोइट्स। तो रोल ऑफ पोइट्स हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा, हमने इटालियन यूनिफिकेशन में भी देखा, रेवोल्यूशनरीज पोइट्स, हमने इंडिया में भी देखा कि ये किस तरीके से लोगों के अंदर वननेस और कॉमन कॉन्शियसनेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उससे लोगों को क्या पावर मिलती है, टू फाइट अगेंस्ट द system, the fight against the monarchical rule or fight against the alien power. Okay, yes guys, the third bullet point is role of poets and artists. So role of poets and artists किसी भी nationalist movement में बहुत important होता है, वो हम French Revolution से देखते आ रहे हैं. So let's see कि यहाँ हमने क्या point लिखा है. यहाँ हमने लिखा है poets and artists praised Greece and this actually supported or this actually motivated people to fight against the Muslim empire. ठीक है, तो मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ लड़ने में पोइट्स और आर्टिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया थ्रू देयर पेंटिंग्स, थ्रू देयर सॉन्ग्स, थ्रू देयर म्यूजिक, थ्रू देयर डांस, थ्रू देयर टेल्स एक्सेट्रा. ओके, इसके बाद इन सारे इवेंट्स के बाद फाइनली जो है वो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ. ट्रीटी मींस द समझौता, ठीक है, हम यहाँ पे समझौता कर रहे हैं कि हाँ अब हम लोग लड़ चुके हैं फाइनली, अब ये जो कंट्री है अब ये आपकी हो चुकी है, या जो भी राजा इसमें जीता है, तो दो राजाओं के बीच, चार राजाओं के बीच ये फाइनली एडजस्टमेंट हो गया है एक तरीके का. इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज इट इज अ काइंड ऑफ एडजस्टमेंट दैट अब ये जो कंट्री है इस पे इतना पार्ट हमारा है या इतना पार्ट आपका है एक्सेप्ट, ठीक है. सो द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या कहता है, ये जितनी भी सुपर पावर्स थी जिसने ग्रीस को बैकअप दिया था, पावर बैकअप दिया था, वो सब जो है कॉन्स्टेंटिनोपल मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में एक साथ मौजूद थी. The conference was attended by the Britain, France and Russia, the great superpowers, as well as Empire of Ottoman Turkey, ठीक है, Ottoman Empire. In 1832, finally in 1832, a treaty of Constantinople acknowledged that Greece as an independent country. तो फाइनली 1832 में ग्रीस को जो था वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान लिया गया, एक्नॉलेज कर दिया. ओके, सो दैट इज इट. इसी तरीके से हमको बुलेट पॉइंट्स में आंसर की आउटर कवरिंग को क्रिएट करना है एंड देन हम उसको अंदर फिल करेंगे. इसमें आप अपने आप भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक दीज नोट्स एंड यू कैन, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल. ओके, चलिए अब इसके आगे एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ. ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप ट्राई करना है, ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन, which one of the following statement is false regarding the act of union 1707. तो इसके चार हमारे पास ऑप्शन है, तो मुझे जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा आंसर जो है वो ठीक है. इसी तरीके से हम आगे और वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहेंगे, ठीक है. थैंक यू सो मच.